नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हमारा प्रकरण चल रहा था आपका कारक प्रकरण। और कारक प्रकरण में हमने जो है पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था आपका कर्ता कारक, और आज हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में भी हमने पिछली बार कुछ पढ़ लिया था, उनके सूत्र भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं दोबारा, ताकि रिपीट आपका हो जाए। तो देखिए, ज्यादा देर ना करते हुए सीधे कर्म कारक पर चलते हैं। जो कर्म कारक होता है, हमेशा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर कर्म कारक होता है वहां पर क्या होता है कि द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक का जो नियम है, जो सूत्र है, इसमें पहला सूत्र बताया था कि कर्तूरी इप्सित तमम कर्मम। कर्तूरी इप्सित तमम कर्मम, ये सूत्र कहता है कि जब आपका जो कर्ता होता है, वो कर्ता जो होता है क्रिया के द्वारा इच्छित कार्य जब कोई करता है, इच्छित कार्य इप्सित तमम इच्छित कार्य करता है, उस इच्छित कार्य में उस इच्छित आपका जो कार्य है जो कर रहा है उसमें कौन क्या होगा? आपका कर्म कारक होगा, यानी कर्म कारक होगा। अर्थात जो इच्छित कार्य कर रहा है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था कर्मणि द्वितीया। इसमें यह बताया था कि जो आपका अनुक्त कर्म है, कौन सा कर्म है? अनुक्त कर्म है, उसमें क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा हमने सूत्र पढ़ा था अकथितम च। क्या पढ़ा था? अकथितम च। और अकथितम च सूत्र में यह बताया था कि जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा नहीं करनी हो, है ना, जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा नहीं करनी हो तो वहां पर अकथितम च सूत्र से कर्म कारक की संज्ञा करनी पड़ती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अकथितम च में 16 प्रकार की धातुएं बताई गई थी और हमने इनके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं कर्म कारक में जो कुछ सूत्र है। अगला सूत्र है आपका चौथा, और ये सूत्र है आपका अधि सींग स्था आस कर्मे। क्या सूत्र है? अधि सींग स्था आस कर्मे। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि अधि पूर्वाणाम एशाम आधारे, अधि पूर्वाणाम एशाम आधारे कर्म इष्यात। क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां पर क्या होता है, अधि इसमें दिया है अधि, यदि अधि उपसर्ग आता है, किसमें आता है? आपकी सींग धातु में। सींग धातु का यदि प्रयोग हो रहा है, यानी स्था धातु का प्रयोग हो रहा है, और आस धातु का यहाँ पर आगे लिखा है, यदि आपकी सींग धातु है, सींग का मतलब होता है सोना, सींग का मतलब क्या होता है? सोना। और स्था का मतलब होता है आपका ठहरना। स्था का मतलब क्या होता है? ठहरना। ये धातुएं हैं, ये क्रियाएं हैं। और आस जो है, आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो स्था माने ठहरना, आस माने बैठना, और सिंह माने सोना। यदि सिंह धातु आए, है ना, स्था यदि आपकी ठहरना, ठहरने की धातु आए, आस यदि बैठने वाली धातु आए, जब हम वाक्यों में जब अनुवाद करते हैं, यदि उन वाक्यों में बनाते समय, अनुवाद करते समय यदि आपकी सींग सोने से संबंधित यदि धातु का प्रयोग हो रहा है, और स्था धातु का यदि प्रयोग हो रहा है, और यदि आस धातु का प्रयोग हो रहा है, साथ ही साथ में हमें यह ध्यान रखना है कि इस सींग धातु के साथ, स्था धातु के साथ और आस धातु के साथ यदि इसके पहले अधि उपसर्ग आ रहा है, जैसे अधि उपसर्ग हमें सिंह धातु में लगाएंगे तो क्या बनेगा? अधि सिंह। स्था धातु में यदि अधि उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अधि स्था। तो इसी तरह से अधि उपसर्ग जो है इसमें आस धातु में साथ में लगाएंगे तो क्या बनेगा? अध्यास। इस तरह से यदि इन सिंह स्था आस धातुओं के साथ में यदि अधि उपसर्ग संयुक्त रूप से आता है तो वहां पर अधि सिंह स्था आस
कर्म, इस सूत्र से क्या होगा, उस वहां पर जो है कर्म संज्ञा होगी, वहां पर क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा किसमें होगी, आधार में होगी, आधार में होगी। अब उदाहरण से समझते हैं आधार क्या चीज है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है। अब यहाँ पर ब्रह्मचारी है, तख्त पर सोता है, तो ब्रह्मचारी क्या हुआ। अब इसका यदि हमें संस्कृत में अनुवाद करना है तो कैसे करेंगे। ब्रह्मचारी जो है ये कर्ता है, तख्त पर, तख्त जो है वो आधार हुआ किसका, कर्ता का, और सोता है, सोना क्रिया आ गई, सोता है, सोना क्रिया आ गई, तो कौन सी धातु लगाएंगे, सींग धातु लगाएंगे, है ना। और ये पीछे है, ये आपका जो है अलंटन सूत्र से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और बचेगा क्या, सी। अब हम क्या करते हैं कि ब्रह्मचारी, पहले इसका संस्कृत बनाते हैं, तो ब्रह्मचारी की संस्कृत होगी ब्रह्मचारी, क्या होगी, ब्रह्मचारी। तख्त पर सोता है, तो तख्त पर, अब तख्त की संस्कृत बनाएंगे काष्ठ, क्या बनाएंगे, काष्ठ पीठम, क्या बनाएंगे, काष्ठ पीठम। और यहाँ पर पीठम जो है वो आपका क्या है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य में लिखा है कि तख्त पर, मैं पे पर, वैसे तो कौन सी व्यक्ति आनी चाहिए, मैं पे पर में आपकी सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जो धातु है सोता है, जो सोना धातु है सींग है, यदि हम सींग है सोता, है ना, तो यदि हम इस सींग धातु को यदि अधि उपसर्ग से संयुक्त करके आपको यहाँ पर लिखेंगे, तो जो तख्त पर सोता है, यहाँ पर जो सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, उसके स्थान पर कौन सी विभक्ति आएगी, आपकी द्वितीय व्यक्ति आएगी, और द्वितीय विभक्ति जो है वो किसका प्रतीक है, आपका कर्म कारक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक की द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, किसमें, आधार में। तो आधार में यहाँ पर क्या हो रहा है कि द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो अभी फिर से समझते हैं कि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी लिख दिया, तख्त पर काष्ठ पीठम, है ना, और अधि सेते, क्या हो रहा है, सिंह धातु है, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया, अधि सेते। यदि हम अधि सेते, अधि सेते, इसी तरह से, है ना, अधि का यदि अधि उपसर्ग के साथ में यदि सिंह, स्था, आस धातुओं का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में आने वाले जो आपका कर्ता का जो आधार है ना, कर्ता का जो आधार है, उस आधार में कौन सी विभक्ति होगी, आपकी कर्म कारक यानी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग ही किया जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया गया है इसी तरह से, आचार्य आसन पर बैठे हैं, तो आचार्य आसन पर बैठे हैं, यदि हम इसका सामान्य रूप से आपका क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं कि आचार्य आसने तिष्ठति, आसने तिष्ठति, तो आसन पर बैठे हैं या आसते, आसने आसते, तो इस तरह से इसमें कौन सी व्यक्ति आनी चाहिए, यहाँ पर में पेपर के योग में आपको यहाँ पर जो है सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं, अगर हम आस धातु का प्रयोग के साथ में, इस आस धातु के साथ यदि हम अधि उपसर्ग और लगा देते हैं, और अधि उपसर्ग लगा करके तब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इस कर्ता के आधार पर, इस कर्ता के जो आसन पर बैठा है ये आधार है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक प्रतिपादित हो जाएगा। तो अब इसका अनुवाद हम करें कि आचार्य आसन पर आसनम, आसन पर आसनम, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। आगे क्रिया क्या आ रही है, अधि आस्ते, आस धातु है, आस अस्ति स्ते संति, तो अधि प्लस स्त, है ना, तो इसलिए क्या होगा, अध्यास्त, अर्थात बैठे हैं, आचार्य आसन पर अध्यास्ते बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर अधि जो है अधि उपसर्ग के साथ में कौन सी धातु आई है, आस धातु आई है। सीधा सीधा सा आपका यहाँ पर ये समझना है, अधि सिंह स्था आस कर्म सूत्र से ये कहता है कि यदि अधि उपसर्ग जो है, अधि उपसर्ग आपका सिंह धातु के साथ
स्था धातु के साथ और आस धातु के साथ में मिलकर के आता है तो कर्ता का जो आधार है ना, कर्ता का जो आधार है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से समझाया गया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कर्म कारक है, कर्म कारक में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो आप वहां समझ जाइए यहाँ पर कौन सा कारक है। प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है कि आचार्य आसनम अध्यास्ते, आचार्य आसनम अध्यास्ते जो है वो किस सूत्र से आसनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, या फिर आसनम में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, या फिर आसनम में किस सूत्र से इसका जो है द्वितीय विभक्ति का रूप बनाया गया है। तो अधि सिंह स्था आस कर्म सूत्र से इसमें नियम से बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो कर्म कारक है, कर्म कारक का जो चौथा सूत्र है अधि सिंह स्था आस कर्म, ये क्या कहता है कि यदि अधि उपसर्ग के साथ में यदि सी धातु आए, स्था धातु आए और आस धातु आए, तो हम वाक्य में जब बनाते हैं तो वहां पर जो कर्ता का आधार हो, क्या हो, कर्ता का आधार हो, यानी वाक्य में कहीं ना कहीं आधार होगा, तो जो आधार होगा वहां पर क्या होगी, आपकी कर्म संज्ञा होगी, अर्थात उस आधार में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली कक्षा में, और एक कर्म कारक का एक अगला सूत्र लेकर के। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो क्लास है ये सभी के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहा हो संस्कृत विषय से, चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा हो संस्कृत विषय से, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से तो ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए है। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।